सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है। दैट इज़ फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स एंड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एक एक करके इन पांचों टॉपिक को हम कवर करेंगे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन से समझेंगे कि एनसीईआरटी हमें क्या बताना चाह रहा है। ह्यूमन बींग्स का यानी हम लोगों का फ्लावर्स के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप है सिंस टाइम इममेमोरियल, यानी जब से हमें याद भी नहीं है इतने समय पहले से हमारा और फ्लावर के बीच में एक नज़दीकी रिश्ता रहा है। फ्लावर एस्थेटिक्स, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम अलग अलग फीलिंग्स जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोर्निंग जैसे फीलिंग्स को बताने के लिए यूज़ करते हैं। एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, साथ ही साथ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्लावर्स का यूज़ प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को डिस्कस किया था। हम लोगों ने टोटल 4 पार्ट पढ़े थे फ्लावर्स के बारे में, जिनको हम 4 वर्ल्स के नाम से जानते थे। 4 वर्ल्स ऑफ द फ्लावर हमने पढ़ा था, जिसमें पहला वर्ल कैलिक्स होता है, दूसरा कोरोला होता है, तीसरा एंड्रोशियम होता है और चौथा वर्ल होता है गाइनोशियम। चौथा वर्ल होता है गाइनोशियम। ये 4 वर्ल हमने पढ़े थे। इन 4 वर्ल में से कैलिक्स और कोरोला को हम नॉन एसेंशियल वर्ल कहते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम को एसेंशियल वर्ल कहा जाता है। यहाँ पर एसेंशियल या नॉन एसेंशियल वर्ल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने के बेसिस पे कहा जा रहा है। जो वर्ल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है उसे हम एसेंशियल वर्ल कहते हैं, जो वर्ल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है उसे हम नॉन एसेंशियल वर्ल कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके पहले कि फ्लावर प्लांट में निकलते हैं यानी फ्लावरिंग होती है, उसके बहुत पहले फ्लावरिंग होना है या नहीं इसका डिसीजन ले लिया जाता है, क्योंकि फ्लावरिंग होने के लिए कई सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लांट में होते हैं, जिससे कि डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोर्डियम होता है। इनफ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसके ऊपर फ्लोरल बड्स पाए जाते हैं और फ्लोरल बड्स फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल ऑफ स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताता है। गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात करते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स के बारे में। एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमन कहा जाता है और स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक जिसको फिलामेंट कहा जाता है, और फिलामेंट के टर्मिनल एंड पे एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम एंथर कहते हैं। फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड पर थैलमस अटैच रहता है, या हम कह सकते हैं पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स अटैच होते हैं। स्टेमन का नंबर और लेंथ, यानी स्टेमन के नंबर और उसकी लंबाई जो है वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होती है, यानी अलग अलग स्पीशीज़ के फ्लावर में अलग अलग नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन पाया जाता है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वो कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है, क्योंकि इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं और हर एक लोब में 2 थीका पाया जाता है। ठीक है, यानी इस कंडीशन को हम डाइथिकस कहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, यानी दोनों थीका के बीच में
पूरी लेंथ में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पाई जाती है। अलग अलग टिश्यूज़ को समझने के लिए हमें एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करनी पड़ेगी, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। बाइलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। जब आप एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे तो आपको उसके बाइलोब्ड नेचर के बारे में पता लगेगा। एंथर एक 4 साइडेड यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। हमने पहले ही देखा है कि एंथर क्या है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, यानी टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इस कंडीशन को टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करते हैं और पॉलन सैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली all through the length of the anther and are packed with pollen grains। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन में टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स सर्कुलर इन आउटलाइन, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन में माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर इन आउटलाइन होता है, यानी सर्कुलर होता है। इसके टोटल 4 वॉल्स पाए जाते हैं, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। जो आउटर 3 वॉल हैं यानी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन और डेहिसेंस ऑफ द एंथर में हेल्प करता है, यानी ये एंथर को प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ एंथर की डेहिसेंस करता है जिससे कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो सके। जो इनर मोस्ट वॉल है जिसको हम टेपेटम कहते हैं, ये नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, या बाईन्यूक्लिएट कंडीशन कह सकते हैं। जब एंथर यंग स्टेज में रहता है, when anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium। जब एंथर अपने यंग स्टेज में रहता है तो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, होमोजेनस सेल का मतलब होता है कि सारे सेल्स एक ही टाइप के होंगे। होमोजेनस सेल्स जिसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में रहता है। तो अगर इसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम मान लेते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर को हम माइक्रो स्पोरेंजियम मान लेते हैं, तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में मास ऑफ होमोजेनस सेल्स पाया जाता है जिसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं, और ये यंग स्टेज में होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ते हैं। एज द एंथर डेवलप्स, जैसे कि एंथर जैसे जैसे डेवलप करता है, सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे जैसे एंथर में डेवलपमेंट होती है, स्पोरोजेनस टिश्यू के ही सेल्स जो है उनमें मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब है कि 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, और चूंकि माइक्रोस्पोर मियोटिक डिवीजन के बाद बनता है, इसीलिए माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी n यानी कि हैप्लॉइड हो जाएगी। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is a potential pollen और माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसा कि हमने पढ़ा कि स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स मैच्योर होके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो हम स्पोरोजिनस टिश्यू को पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं।
क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू ही हमें पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर दे रहा है। चूँकि स्पोरोजिनस टिश्यू से ही माइक्रोस्पोर मिल रहा है, इसीलिए स्पोरोजिनस टिश्यू को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम pollen mother cell, माइक्रोस्पोर मदर सेल या pollen मदर सेल दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर माइक्रोस्पोर या pollen ग्रेन का फॉर्मेशन होता है pollen मदर सेल से थ्रू मियोसिस, इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं, जब ये बनते हैं तो ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में पाए जाते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। यानी एक बार अगर मियोसिस होगी पॉलन मदर सेल में, पॉलन मदर सेल में अगर एक बार मियोसिस हो जाता है तो ये 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन मदर सेल में एक बार मियोसिस होगा तो 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। जब एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट करता है तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वही पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। जब ये 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से चिपके रहते हैं, लेकिन जब एंथर मैच्योर करता है तो ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यही चारों पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और ये रिलीज होते हैं जब डेहिसेंस यानी जब एंथर टूटता है तो यही पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें जाननी चाहिए कि पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट दी मेल गैमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter। ये spherical shape के होते हैं और 25 to 50 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनमें prominent 2 layered wall होता है, यानी pollen grains के 2 वॉल होते हैं। आउटर लेयर यानी आउटर वॉल को एक्साइन कहा जाता है, जो कि स्पोरोपोलिन से बना होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। अभी तक कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। आउटर वॉल एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन को अभी तक कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड या कोई भी एल्कली डिग्रेड नहीं कर पाया है। Pollen grain exine has prominent aperture called germ pore where sporopollen is absent। यानी कि ये जो आउटर वॉल एक्साइन है, इसमें एक जगह पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollen। स्पोरोपोलिन चूँकि डिग्रेड नहीं होगा, इसीलिए हम पॉलन ग्रेन्स को फॉसिल्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिग्रेड ही नहीं होगा तो काफ़ी लंबे समय तक ये बचा रहेगा। द एक्साइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ प्लांट में अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन्स के एक्साइन पाए जा सकते हैं। जो इनर वॉल होता है पॉलन ग्रेन का, उसे हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन एक थिन कंटिन्यूअस लेयर होता है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। यानी जो आउटर वॉल है वो स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, जो इनर वॉल है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन का, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। पॉलन ग्रेन जब मैच्योर करता है तो इसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, दूसरे को जेनरेटिव सेल बोलते हैं। यानी पॉलन ग्रेन्स के अंदर आपको 2 सेल मिलेगा, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल।
वेजिटेटिव सेल बिगर है यानी बड़ा होता है, उसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व होते हैं, लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। यानी वेजिटेटिव सेल में अबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व पाया जाता है, इसी क्योंकि ये साइज में बड़ा भी होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरली शेप्ड होता है। जेनरेटिव सेल की अगर हम बात करें तो वो स्मॉल होगा, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है। स्पिंडल शेप का होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं एट दिस टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल। बाकी रिमेनिंग जो 40% स्पीशीज हैं उसमें जेनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है माइटोटिकली और दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है पॉलन ग्रेन्स के शेड होने के पहले। यानी जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें टू सेल्ड स्टेज में डेहिसेंस पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं आफ्टर द डेहिसेंस ऑफ एंथर, और 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल्ड स्टेज में डेहिसेंस होता है। Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders जैसे कि अस्थमा, bronchitis. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ambiguous in occurrence and cause pollen allergy. NCERT में pollen allergy का एग्जाम्पल पार्थीनियम दे रखा है। पार्थीनियम पॉलन एलर्जीज कॉज करता है, जैसे कि अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि एज्मा और ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन द रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। हम पॉलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट जो है वो टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में मिलते हैं और उनको मार्केट में बेचा जाता है। पॉलन कंजप्शन जो है उससे एथलीट्स और रेस हॉर्सेस के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवाया जा सकता है। व्हेन वंस दे आर शेड, यानी जब पॉलन ग्रेन्स एक बार शेड हो जाते हैं तो इनको स्टिग्मा पे लैंड होना पड़ेगा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन्स एक बार एंथर से निकल जाते हैं तो उसके बाद इनको स्टिग्मा पर लैंड होना पड़ेगा वायबिलिटी लूज करने से पहले, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो वायबिलिटी क्या होता है? वायबिलिटी वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड तक पॉलन ग्रेन्स में फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी होती है। ये जो टाइम पीरियड है बाय विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल, ये हाईली वेरिएबल है, टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सबसे पहली बात ये हो गई कि वायबिलिटी क्या है। वायबिलिटी वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड तक पॉलन ग्रेन्स में फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी होती है। अब ये वायबिलिटी का जो टाइम पीरियड है ये हाईली वेरिएबल है, यानी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है, और ये जो वेरिएबल टाइम वायबिलिटी है, वेरिएबल वायबिलिटी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस और व्हीट पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी 30 मिनट्स की होती है, और कुछ फैमिली जैसे कि फैमिली रोजेसी, फैमिली लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनमें वायबिलिटी मंथ तक जाती है, यानी कई महीनों तक रहती है। जैसे कि हम स्पर्म ऑफ द एनिमल्स को स्टोर कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, उसी तरह पॉलन ग्रेन्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में। ऐसे स्टोर्ड पॉलन्स को हम पॉलन बैंक्स में यूज़ करते हैं, सिमिलर टू सीड बैंक्स इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने के प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है।